हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके जीके जीएस से महत्वपूर्ण 800 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ है। तो अर्जुन पुरस्कार आपके 1961 ईस्वी से खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विक्टोरिया झील है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है। तो लियानो दा विंची की है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है। तो हरियाणा राज्य की लोक नृत्य कला है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो 24 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इनको 1857 की क्रांति के बाद से इनको रंगून भेज दिया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है। 8 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। तो भूटान बन गया है। गोदान किसकी रचना है। तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा H1N1 से फैलता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा संसद सदस्य के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित है। तो अर्जेंटीना में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अमरकंटक से कौन कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक से आपकी 3 नदी का उद्गम होता है। एक आपकी नर्मदा नदी, एक आपकी जोहिला नदी, एक आपकी सोन नदी का उद्गम होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो राजस्थान राज्य में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था। तो गुजरात के सूरत में लगाया था। आईने अकबरी किसकी पुस्तक है। तो अबुल फजल की पुस्तक है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि बुल्ली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो हॉकी में होता है। उड़न परी किसे कहा जाता है। तो पीटी उषा को कहा जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है। तो उदयपुर को कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी। तो मुंबई में किया गया था और 1875 ईस्वी में किया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है। तो सबसे बाद का वेद आपका अथर्ववेद है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सन 1928 के बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो मुगल वंश की स्थापना आपके बाबर के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी। तो किरण बेदी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी। तो श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो क्रिकेट में होता है। इसके आगे आपको देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। और अल्फ्रेड नोबेल के याद में ही 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ऑस्कर पुरस्कार आपके फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से दिया जाता है। तो 1929 ईस्वी से दिया जाता है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है। तो सोन नदी आपके अमरकंटक से निकलती है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था। तो माइकल ओ डायर के द्वारा दिया गया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो पाटलिपुत्र था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था। तो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था।
इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। आगा खां का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे अगला क्वेश्चन है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भंडार नायके थी। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस युगीन सभ्यता है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के द्वारा बनता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पराश्रव तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है। पेनासिलिन की खोज किसने की थी? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो आपके सिनकोना से प्राप्त की जाती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा रफलेसिया है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग है। अगला क्वेश्चन है कि संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। शीशे के सिक्के किस वंश ने चलाए थे? तो सातवाहन वंश ने चलाए थे। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। LBW का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्रिकेट से है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है? तो ओजोन परत बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आपका भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ज्योति बसु रही है, जो कि आपकी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर रहता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा आपकी, देखिए इसके आगे, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा आपकी तांबा और टिन की मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 15 खिलाड़ी होते हैं। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। राज्यसभा में कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 1/3। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 4 वर्ष होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आमेर के राजा सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो वर्ष 1951 में किया गया था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप आपके फुटबॉल से संबंधित है। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आपके 1901 ईस्वी से हुआ था।
किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और कब आया था? तो 1333 ईस्वी में आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का है। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल आपके 32,87,263 वर्ग किमी है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन वोट डालता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य के द्वारा डाला जाता है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने किया था? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। देखिए इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल को खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जौन धर्म से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई है? तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 113 नंबर कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के करनाल में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस आपके 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए हैं? तो ये आपके पानीपत में हुए हैं। और पानीपत के प्रथम, द्वितीय और पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुआ था। खजुराहो मंदिर किसने बनवाया है? तो चंदेल शासकों ने। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई है? तो 1961 ईस्वी में हुआ है। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन आपके अकबर के दरबार में रहते थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक था? तो बैरम खान था। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। पेनाल्टी कार्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है कि उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जो आपका देवधर ट्रॉफी है ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है, जो कि गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। जौन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? तो ऋषभदेव हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आपके नेपाल में पड़ता है। भगवान महावीर जौन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। कटक किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा महानदी के तट पर बसा है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में आपके 2 अक्षर होते हैं, एक आपका 0 होता है और एक आपका 1 होता है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लैन का विस्तार क्या होगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुआ था। गोवा पुर्तगाल शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में आज़ाद हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो बक्सर का युद्ध आपके 1764 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो वर्ष 1973 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया था? तो आपके वर्मा में भेज दिया था। यानी कि वर्मा में कहाँ भेजा था? तो रंगून में भेज दिया था।
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, और 9 जनवरी को लौटे थे, इसलिए इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन है? तो आलम आरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 7वां स्थान है। भारत की अस्थल सीमा कितनी है? तो 15,200 किमी है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 29-33 किमी है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जनगण मनगण को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया था? तो 24 जनवरी 1950 को घोषित किया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। 1784 ईस्वी में कलकत्ता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वर्ष 1969 ईस्वी में किया गया था, और इसी समय इसरो की स्थापना भी किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाता है? तो कर्क रेखा कहलाता है। कर्क रेखा कहलाता है, और कर्क रेखा आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से। भारत में एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में बैरन द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 ईस्वी में रूस से खरीदा था? तो अलास्का को खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो चंद्रशेखर राव थे। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की। किस देश की अस्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन देश की। म्यांमार यानी कि वर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात है। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा सागर आपका दक्षिण चीन सागर है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महावीर निष्क्रमण कहलाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च संस्था कौन था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद था। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा आपके चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। 1912 ईस्वी में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन कहलाते हैं। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1916 ईस्वी में हुआ था। देखिए, इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था? तो मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 माह तक। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जनेवा में स्थित है। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो फारसी भाषा की पुस्तक है। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। प्राकृतिक में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन है? तो आपका हीरा है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है
कि समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है, तो 3.5% होता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता था, तो प्रधानमंत्री होता था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 326 ईसा पूर्व में किया था। भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो वो आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिया गया है और मौलिक अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो प्रोटीन की खोज आपके रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था, तो तारापुर महाराष्ट्र में किया गया है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो शांति निकेतन की स्थापना आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई थी, तो नोबेल पुरस्कार आपके 1901 ईस्वी से दिया जाता है। और कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार आपके 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और जो आपका अर्थशास्त्र का क्षेत्र है इसको 1969 ईस्वी से जोड़ा गया, यानी कि 1969 ईस्वी के बाद से आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा। और टोटल कितने हैं, तो टोटल आपके 6 क्षेत्र हैं। तो 6 क्षेत्र को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए कुछ अन्य पुरस्कार है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मान बुकर पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो 1969 ईस्वी से साहित्य के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार 1952 ईस्वी से विज्ञान के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार 1929 ईस्वी से फिल्म के क्षेत्र में। मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी जन सेवा के क्षेत्र में 1958 ईस्वी से। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार की बात करें तो 1959 ईस्वी से संगीत के क्षेत्र में। भारत रत्न 1954 ईस्वी से। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी साहित्य के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी खिलाड़ी के क्षेत्र में, यानी कि खिलाड़ियों को दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 सिनेमा के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार 1917 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सभी पुरस्कार आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इसके आगे कुछ अन्य नारे हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इसके आगे देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय जी के द्वारा। आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल्ला के द्वारा यह नारा दिया गया। तो इन सभी नारों को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि भारत और चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके आगे कुछ अन्य सीमा रेखा है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा आपके पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा आपके जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि 38वीं समांतर रेखा की अगर बात की जाए तो 38वीं समांतर रेखा आपके उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। 49वीं समांतर रेखा आपके अमेरिका एवं कनाडा के बीच है। मैगी नाट रेखा आपके जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। मेन रहीम रेखा आपके रूस और फिनलैंड के बीच है। तो ये सभी सीमा रेखा आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका दे रहा है अगला क्वेश्चन कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो हर्यक वंश के संस्थापक आपके बिंबिसार है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो मौर्य वंश के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि शुंग वंश के संस्थापक आपके पुष्यमित्र शुंग हैं। सातवाहन वंश के सिमुख हैं। गुप्त वंश के श्रीगुप्त हैं।
चोल वंश के आपके विजयालय हैं, राष्ट्रकूट के आपके दंती दुर्ग हैं, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक हैं, लोदी वंश के बहलोल लोदी हैं, होयसल वंश के आपके विष्णुवर्धन हैं, बहमनी वंश के आपके हसन गंगू हैं, चौहान वंश के आपके संस्थापक वासुदेव हैं। तो ये सभी संस्थापक को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध समिति कहाँ पर हुई थी। तो देखिए अगर बौद्ध समिति की बात करें तो टोटल आपके 4 बौद्ध समिति हुई थी। पहला बौद्ध समिति आपका राजगिरी में हुआ था और कब हुआ था तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगर बात करें दूसरी बौद्ध समिति तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था और काला शोक के समय हुआ था। तृतीय बौद्ध समिति 355 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और आपके अशोक के शासनकाल में हुआ था। और अगर इसके आगे बात करें कि चौथी बौद्ध समिति तो चौथी बौद्ध समिति आपके प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसके आगे आप देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है तो आपका गुजरात राज्य है। अगर आपसे बात करें कि कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य तो गुजरात है। दलहन सोयाबीन चना के मामले में मध्य प्रदेश है। चावल जूट और पटसन में आपका पश्चिम बंगाल है। काफ़ी सूरजमुखी की बात करें तो इसमें आपका अग्रणी राज्य कर्नाटक है। चाय की बात करें तो असम राज्य है। काजू की बात करें तो केरल राज्य है। तंबाकू हल्दी मक्का की बात करें तो इसमें अग्रणी राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि केसर और सेब की बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य है। रबर इलायची मसाला की बात करें तो केरल राज्य है। बाजरा सरसों की बात करें तो इसमें अग्रणी राज्य आपका राजस्थान है। तो ये सभी उत्पादन के राज्य आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका कुछ अन्य दे रहा है। जैसे बात करें कि गेहूँ गन्ना आलू की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश है। संतरा की बात करें तो महाराष्ट्र है। लौंग की बात करें तो तमिलनाडु राज्य है। अंगूर की बात करें तो नासिक राज्य है। तो इन सभी उत्पादन के राज्य आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका 7 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। खनिज के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कोयला के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है तो आपका झारखंड राज्य है। इसके आगे कुछ अन्य खनिज दिया गया है और उससे संबंधित राज्य दिया गया है। तो अगर बात करें कि सीसा और जिप्सम में कौन सा राज्य है तो आपका राजस्थान राज्य है। तांबा हीरा चूना पत्थर की बात करें तो मध्य प्रदेश है। टीन की बात करें तो आपका छत्तीसगढ़ है। सोना लौह अयस्क की बात करें तो कर्नाटक राज्य है। चांदी जस्ता की बात करें तो राजस्थान राज्य है। लिग्नाइट कोयला की बात करें तो इसमें तमिलनाडु राज्य है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है यूरेनियम और निकिल की बात करें तो झारखंड राज्य है। पेट्रोलियम में आपका महाराष्ट्र राज्य है। अभ्रक के मामले में आपका आंध्र प्रदेश है। संगमरमर ग्रेफाइट की बात करें तो राजस्थान राज्य है और थोरियम की बात करें तो केरल राज्य है। तो इन सभी खनिज के उत्पादक के राज्य क्षेत्र आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हंटर आयोग का संबंध किससे है तो हंटर आयोग का संबंध आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। इसके आगे कुछ अन्य समिति दे रहा है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि रंगराजन समिति का संबंध किससे है तो भुगतान संतुलन से है। राजा चेलैया समिति का संबंध किससे है तो कर सुधार से है। ठक्कर आयोग का संबंध आपके इंदिरा गांधी हत्याकांड से है। बलवंत राय मेहता का संबंध आपके पंचायती राज व्यवस्था से है। सरकारिया आयोग का संबंध आपके केंद्र और राज्य के बीच संबंध से है। तो ये सभी संबंध आप अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 9 नंबर कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दी गई थी तो पहली में आपका कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण, तीसरे में आपका आत्मनिर्भर, चौथे में आपका गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी गई थी और छठी में आपका रोजगार सृजन को दिया गया था और 12वीं में समावेशी विकास का और 9वीं में न्यायपूर्ण वितरण के बारे में प्राथमिकता दिया गया था। तो ये सभी प्राथमिकता को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 10 नंबर कि सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था तो गुरु नानक जी के द्वारा किया गया था। इसके आगे कुछ अन्य संबंधित इससे क्वेश्चन दे रहा है कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था तो गुरु अंगद जी के द्वारा किया गया था। अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास जी के द्वारा। आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा किया गया था तो आपके अर्जुन देव के द्वारा किया गया था।
और अर्जुन देव को किसने फांसी दिया था? तो जहांगीर के द्वारा दिया गया था। ये आपके अर्जुन देव गुरुओं में 5वें गुरु थे। और गुरुओं में आपके 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी किसके द्वारा दिया गया था? तो आपके औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके आगे चलिए, देखिए आपका अगला दे रहा है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा, जो कि आपके गुरुओं में 5वें गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 11 नंबर कि टीबी से बचाव के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है? तो टीबी से बचाव के लिए आपका BCG का टीके का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे कुछ रोग दे रहा है और उससे संबंधित टीके दे रहा है। जैसे अगर बात करें तपेदिक के बारे में, तो इसके लिए आपका BCG का टीका प्रयोग किया जाता है। डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी के लिए आपका DPT का प्रयोग किया जाता है। पोलियो के लिए आपका पोलियो टीके का, टाइफाइड के लिए TAB का, और छोटी माता के लिए रूबेला वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। इसके आगे आपका दे रहा है कि सहायक संधि किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा। इसके आगे देखिए, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा। अस्थाई स्वशासन लॉर्ड रिपन द्वारा। बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा। सती प्रथा पर रोक किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। और इनके साथ कौन थे? तो इनके साथ आपके राजा राम मोहन राय थे। और सती प्रथा पर रोक कब लगाया गया था? तो 1829 में लगाया गया था। और 1828 में क्या हुआ था? तो 1828 में आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। इसके आगे देखिए, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा? तो लॉर्ड डफरिन द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन का अंत किसके द्वारा? तो वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका 13 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि मजदूर दिवस 1 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस आपके 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व साक्षरता दिवस आपके 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। डाक दिवस 9 अक्टूबर। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर। इसके आगे आपको देखिए दे रहा है कि नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर। थल सेना दिवस 15 जनवरी। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसके आगे चलिए, और इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ आपके गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगर बात करें कि आगरा और दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी। कानपुर हरिद्वार आपके गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसके आगे आपका देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि सूरत आपके ताप्ती नदी पर स्थित है। अयोध्या आपके सरयू नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर। उज्जैन आपके क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नासिक गोदावरी नदी। पेरिस आपकी सीन नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर आपके स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कोलकाता की बात करें तो आपकी हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 15 नंबर कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू आपके असम राज्य का लोक नृत्य है। इसके आगे अगर बात करें कुछ अन्य नृत्य के बारे में, जैसे अगर आपका दे रहा है कि सरहुल और कर्मा किस राज्य का नृत्य है? तो झारखंड राज्य का। रासलीला नौटंकी कजरी आपके उत्तर प्रदेश का है। भांखड़ा गिद्धा की बात करें तो यह आपका किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब और हरियाणा से संबंधित है। घूमर कठपुतली राजस्थान से संबंधित है। गरबा डांडिया गुजरात से संबंधित है। लावनी तमाशा आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि मोहिनी अट्टम किससे संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है। यक्षगान आपके कर्नाटक से संबंधित है। मुखौटा की बात करें तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है
कि पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल आपके तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आगे चलिए, और इसके आगे आपका दे रहा है कि कांसा किसका मिश्रण है, तो कांसा आपका तांबा और टीन का मिश्रण है। इसके आगे आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन के खोजकर्ता आपके फंक हैं। विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है, तो मैकुलम है। विटामिन बी की खोज आपके मैकुलम के द्वारा किया गया था। विटामिन सी के खोज आपके होलकट हैं, और विटामिन डी के खोजकर्ता आपके हाकिन्स है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो विटामिन डी आपके धूप से प्राप्त होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके आगे चलिए, और इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 18 नंबर क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब से की गई थी, तो आपके 22 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके आगे कुछ अन्य योजना है, उसके बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब से की गई थी, तो यह आपका 25 जुलाई 2015 से किया गया था। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब से किया गया था, तो 25 सितंबर 2014 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत आपके 2 अक्टूबर 2014 को। मनरेगा की शुरुआत की बात करें तो 2 फरवरी 2006 को। प्रधानमंत्री ग्रामोद्य योजना की बात करें तो 2000 में और 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1993 में किया गया था। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला दे रहा है कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब से की गई थी, तो 1985-86 में किया गया था। अंत्योदय योजना की शुरुआत कब से की गई थी, तो 1977-78 में किया गया। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है योजना से। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई थी, तो 1977-78 में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ समिति के अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपके वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके भीमराव अंबेडकर जी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष आपके जेबी कृपलानी थे। इसके आगे आपका देखिए अगला आपका दे रहा है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये आप अच्छे से समितियों को याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो हॉकी के जादूगर के नाम से आपके मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। उड़न परी किसे कहा जाता है, तो पीटी उषा को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख आपके मिल्खा सिंह को कहा जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस आपके शोएब अख्तर को कहा जाता है। सुपर मम किसे कहा जाता है, तो मेरी कॉम को कहा जाता है। इसके आगे आपको दे रहा है कि बंगाल टाइगर किसे कहा जाता है, तो सौरभ गांगुली को कहा जाता है। टर्मिनेटर किसे कहा जाता है, तो हरभजन सिंह को कहा जाता है। तो इसके आगे चलिए और देखिए आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है 21 नंबर। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सवाना घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं, तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। लानोस घास के मैदान आपके वेनेजुएला में पाए जाते हैं। प्रेयरी घास के मैदान आपके उत्तरी अमेरिका व कनाडा में पाया जाता है। पम्पास घास के मैदान अर्जेंटीना में। वेल्ड घास के मैदान आपके दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपीज की बात करें तो एशिया और यूरोप में पाया जाता है। और कंपोज की बात करें तो ये आपके ब्राज़ील में पाया जाता है। तो ये सभी घास के मैदान आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए और इसके आगे आपका दे रहा है कि पटाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके श्रीलंका में पाए जाते हैं। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का आपका 7वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर आपका रूस है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किमी है, जो कि विश्व के 2.4% है। यानी कि विश्व का कितना है, तो विश्व का आपका 2.4% है। अगर बात करें कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की जनसंख्या आपका देखिए इसके आगे आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का आपका 7वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर आपका रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किमी है, जो कि विश्व के 2.4% है।
अगर बात करें कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो भारत की जनसंख्या आपके 2011 की जनगणना के हिसाब से दूसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर जनसंख्या के मामले में 2011 की जनगणना के चीन है और भारत दूसरे पर है। विश्व का भारत की जनसंख्या आपका 17.5% है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 2.4%, और भारत की जनसंख्या कितना है, तो 17.5%। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए गुजरात है, आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है। इसके आगे चलिए और इसके आगे आपको देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय मानक समय किस नगर से होकर गुजरता है। तो भारतीय मानक समय आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है और 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। तो 5 राज्यों को आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका ग्रीनविच लाइन है, जैसे भारत का टाइम कितना आगे है, तो भारत का टाइम आपका 5.5 घंटा आगे है। तो ये भी फैक्ट आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आपका अरावली है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। और इसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम आपका गुरु शिखर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो दक्षिण भारत की ऊंची चोटी आपका अनाईमुड़ी है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है और यह आपके केरल के इडुक्की जिला में स्थित है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलता है और नीलगिरी पहाड़ी को हम ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी आपका दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2637 मीटर है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो यह आपका सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। जैसे मान लीजिए ये आपका नर्मदा नदी हो गया और बीच में आपका सतपुड़ा पहाड़ स्थित है और इसके नीचे क्या है, तो इसके नीचे आपका ताप्ती नदी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो वो आपका धूपगढ़ होता है। देखिए कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका सतपुड़ा रेंज हो गया, इसके पश्चिम वाले साइड को क्या कहा जाता है, तो इसे राजपीपला या बड़वानी की पहाड़ी कहा जाता है। और इसके मध्य में एक पठार स्थित है जिसे हम महादेव की पहाड़ी कहते हैं और इसकी पूर्वी साइड में आपका मैकाल श्रेणी है। तो आपका जो धूपगढ़ है ये आपके महादेव पहाड़ी पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो धूपगढ़ है, जो कि 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कहाँ पर स्थित है, तो सतपुड़ा रेंज के 3 भाग हैं, जिसमें से आपका मध्य वाला जो भाग है महादेव पहाड़ी यहीं पर स्थित है। और महादेव पहाड़ी में एक जगह पड़ता है पचमढ़ी, वहीं पर स्थित है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि महादेव पहाड़ी में एक जगह है पचमढ़ी और पचमढ़ी में ही आपका धूपगढ़ स्थित है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो पीर पंजाल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगर आपसे बात की जाए कि काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। पीर पंजाल बनिहाल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला दे रहा है कि सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा आपके किस राज्य में स्थित है, तो यह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला दे रहा है कि नाथुला दर्रा, जिलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। तुजू दर्रा आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। थालगढ़ दर्रा और भोरगढ़ दर्रा आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पालगढ़ दर्रा और आपके किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो आपके नुब्रा घाटी में स्थित है, जो कि आपके लद्दाख में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो गोंड जनजाति है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अगर इसके आगे बात की जाए गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी आपके उत्तराखंड में एक जगह पड़ता है, गोमुख से निकलती है और यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 25 मीटर है और यह गोमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है।
इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है, तो ये नदी आपके देवप्रयाग में मिलती है। जब ये दोनों नदी मिलती है तब इसे हम संयुक्त रूप से गंगा का नाम देते हैं, जो कि भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 25-25 मीटर है। तो देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिलती है तभी इसे हम संयुक्त रूप से गंगा का नाम देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो आपकी गोदावरी नदी हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे बात करेगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो आपकी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 25-25 मीटर है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपको देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कावेरी नदी का उद्गम आपके ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। इसके आगे आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, तो कावेरी नदी पर स्थित है। और किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में है। इसके आगे कुछ जलप्रपात दिया है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो वो आपका जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी पर है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात आपकी स्वर्ण रेखा नदी पर है, जो कि रांची में है। कपिल धारा जलप्रपात आपकी नर्मदा नदी पर है, अनूपपुर जिला में स्थित है। अनूपपुर की बात करें तो अनूपपुर में ही आपका एक जगह पड़ता है अमरकंटक। यहाँ से 3 नदी का उद्गम होता है, एक आपकी नर्मदा नदी, एक आपकी सोन नदी और एक आपका जोहिला नदी का उद्गम होता है। तो ये तीनों फैक्ट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर इसके आगे बात करें धुआंधार जलप्रपात की, तो ये आपकी नर्मदा नदी पर है और जबलपुर जिला में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात की बात करें तो इंद्रावती नदी पर है और कहाँ पर है, तो बस्तर छत्तीसगढ़ में है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है चूलिया जलप्रपात, तो चूलिया जलप्रपात आपके चंबल नदी पर स्थित है और राजस्थान राज्य में स्थित है। दुग्ध धारा जलप्रपात आपकी नर्मदा नदी पर है और किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तो बुलर झील है, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके आगे कुछ अन्य झील दे रहा है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि वेवनाथ झील किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। चिल्का झील की बात करें तो उड़ीसा राज्य में है और यह आपकी खारे पानी की झील है। डल झील आपका श्रीनगर में स्थित है। पुलिकट झील की बात करें तो तमिलनाडु राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। लोकटक झील की बात करें तो यह आपका मणिपुर में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि सांभर और पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है, तो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो केरल राज्य में होता है। और मानसून का आगमन कब होता है, तो लगभग आपके जून माह में होता है। इसके आगे आपका अगला पॉइंट दे रहा है कि भारत में अधिकांश वर्षा कैसे होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। इसके आगे चलिए, और इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किस कारण से होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। रेगुर मिट्टी किसका नाम है, तो रेगुर मिट्टी आपकी काली मिट्टी को कहा जाता है और यह आपके महाराष्ट्र और गुजरात वाले साइड में मिलता है। और रेगुर मिट्टी में आपका सबसे ज़्यादा आपका जो उत्पादन किया जाता है, कपास का उत्पादन किया जाता है। और कपास के मामले में आपका गुजरात प्रथम राज्य पर है। गुजरात की बात करें तो गुजरात आपके मूंगफली के मामले में भी प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी है, तो सबसे ज़्यादा आपकी उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। यह सबसे ज़्यादा आपके क्षेत्र में पाया जाता है। कितने क्षेत्र में पाया जाता है, तो लगभग 33% क्षेत्र में पाया जाता है। और इसका निर्माण कैसे होता है, तो नदी के छोड़े गए गाद के द्वारा इसका निर्माण होता है। और जलोढ़ मिट्टी को ही हम कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला पॉइंट दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कत्था बनाने हेतु किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो खैर का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और इससे कितने राज्यों को लाभ मिलता है, तो देखिए कितने राज्यों को लाभ मिलता है, तो गुजरात को मिलता है, महाराष्ट्र को मिलता है, मध्य प्रदेश को मिलता है और आपके राजस्थान को मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर पानी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पानी आपका 65% मध्य प्रदेश को मिलता है। और सबसे ज़्यादा बिजली की बात करें तो यह आपका 57% बिजली मध्य प्रदेश को मिलता है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये आपकी अमरकंटक से निकलती है। और कहाँ जाकर गिर जाती है, तो यह आपके अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये भी आप पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में कौन थे, तो मेघा पाटकर थे।
भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला दे रहा है क्वेश्चन कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलांग है। अगर बात करें कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्य उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो फल एवं सब्जी उत्पादन से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध आपके उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध आपके मत्स्य उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध आपके मांस एवं टमाटर उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध आपके पेट्रोलियम उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध आपके आलू उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध आपके तिलहन उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध आपके झींगा प्याज उत्पादन से। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि अगला आपका क्वेश्चन है 47 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक आपके मेगास्थनीज है। इसके आगे कुछ अन्य पुस्तक दे रहा है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो आपके कालिदास है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक आपके विशाखदत्त हैं। अष्टाध्यायी के लेखक आपके पढ़नी हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। राज तरंगरी के लेखक आपके कल्हण हैं। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक आपके बाणभट्ट है। पंचतंत्र के लेखक आपके विशुर शर्मा है। गीत गोविंद के जयदेव हैं। पृथ्वीराज रासो के चंद बरदाई हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। आईने अकबरी के लेखक आपके अबुल फजल हैं। बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाबर के द्वारा। अकबरनामा आपके अबुल फजल के द्वारा। हुमायूंनामा गुलबंद बेगम के द्वारा। मिलिंद पन्हो की बात करें तो नागसेन के द्वारा लिखा गया है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए दे रहा है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष है। भारत भारतीय के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। यंग इंडिया आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा। भारत एक खोज की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। डिवाइन लाइफ शिवानंद के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम आपके अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। गोदान की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। मालती माधव किसके द्वारा लिखा गया है? तो भवभूति के द्वारा लिखा गया है। तो ये सभी पुस्तक आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दौलताबाद में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदराबाद में। बाबर का मकबरा आपके काबुल में है। जहांगीर का मकबरा आपके लाहौर में है। हुमायूं का मकबरा आपके दिल्ली में स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा आपके सासाराम बिहार में स्थित है। शाहजहाँ का मकबरा आपके आगरा में स्थित है। बैजू बावरा का मकबरा आपके चंदेरी में स्थित है, जो कि आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण आपके चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। और कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इसके आगे देखिए, कुछ अन्य मंदिर दिया है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। शांति निकेतन आपके पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। विजय स्तंभ आपके राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। हम्पी आपके कर्नाटक में स्थित है। चिल्का झील आपके उड़ीसा में स्थित है। एलिफेंटा की गुफा आपके मुंबई में स्थित है। रॉक गार्डन आपके चंडीगढ़ में स्थित है। सारनाथ आपके वाराणसी में स्थित है। महाबलीपुरम आपके चेन्नई में स्थित है। सांची स्तूप आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। लिंगराज मंदिर आपके उड़ीसा में स्थित है। सोमनाथ मंदिर आपके गुजरात में स्थित है। यही सोमनाथ मंदिर है जहां पर गजनी ने 1024 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला आपका दे रहा है कैलाश मंदिर। तो कैलाश मंदिर आपके एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर आपके महाराष्ट्र में स्थित है। दिलवाड़ा का जौन मंदिर आपके माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि रामेश्वर मंदिर आपके तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर आपके मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। स्वर्ण मंदिर आपके पंजाब के अमृतसर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा आपके अजमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। कांचीपुरम का मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। तो ये सभी मंदिर और आपके जितने भी स्तूप है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है, जो कि आपके पंजाब राज्य में स्थित है। इसके आगे कुछ देखिए अन्य परियोजना है। जैसे अगर आपसे बात की जाए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ पर बनाया गया है, तो ये आपके राजस्थान राज्य में बनाया गया है। और किस नदी पर? तो ब्यास और सतलज नदी पर बनाया गया है।
हीराकुंड बांध परियोजना आपकी महानदी पर बनाया गया है, उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि तुंगभद्रा परियोजना की बात करें तो तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है, आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। फरक्का परियोजना आपकी गंगा नदी और भागीरथी नदी पर बनाया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य में बनाया गया है। काकरापारा की बात करें तो ताप्ती नदी पर बनाया गया है और गुजरात राज्य में बनाया गया है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में बनाया गया है। टिहरी बांध परियोजना आपकी भागीरथी नदी पर बनाया गया है और सरदार सरोवर परियोजना आपकी नर्मदा नदी गुजरात में बनाया गया है। तो ये सभी परियोजना आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि टाइफाइड किन कारणों से होता है। तो टाइफाइड आपके बैक्टीरिया से होता है। देखिए कुछ बैक्टीरिया जनित रोग हैं, कुछ प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, कुछ वायरस जनित रोग हैं। इन सभी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर बात की जाए वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, तो देखिए वायरस से आपका रेबीज होता है, चेचक होता है, जुखाम होता है, पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, खासरा होता है, डेंगू ज्वर होता है, एड्स होता है और आपका चिकनगुनिया रोग होता है। इसके आगे अगर बात करें बैक्टीरिया से जनित रोग, तो बैक्टीरिया से आपका टिटनेस होता है, फ्लेग होता है, हैजा होता है, तपेदिक होता है, डिप्थीरिया होता है, काली खांसी होता है और आपका निमोनिया होता है। इसके आगे आपका प्रोटोजोआ जनित रोग की बात करें तो मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार, ये सभी आपका प्रोटोजोआ से संबंधित रोग हैं। कवक जनित रोग की बात करें तो गंजापन, एथलीट फूट, दमा, खाज और दाद, ये सभी आपके कवक जनित रोग हैं। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपको देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों और संतरा में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में आपका आक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल। तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मूत्र में आपका यूरिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक और लाल चींटी के डंक में आपका फर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 में किया गया था। तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा 1839 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना आपके आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में। आर्य समाज की स्थापना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। तत्वशोधक समाज की स्थापना आपके ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला दे रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट एवं तिलक के द्वारा 1916 में। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा 1913 में। मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी आगा खां एवं सलीमुल्लाह के द्वारा 1906 ईस्वी में। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन की स्थापना अली बंधु के द्वारा 1919 ईस्वी में। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो केरल राज्य में स्थित है। इसके आगे कुछ अन्य अभ्यारण्य दिया गया है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा किचली राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला दे रहा है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो असम राज्य में स्थित है और यह आपके एक सिंह गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। केवला देव घाना राष्ट्रीय पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो राजस्थान राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। दांची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तराखंड में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपके पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो इन सभी राष्ट्रीय उद्यान को आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम आपके अमरकंटक पहाड़ से होता है। अमरकंटक से 3 नदी का उद्गम होता है। एक आपकी नर्मदा नदी, एक आपकी सोन नदी और एक आपकी जोहिला नदी का उद्गम होता है। इसके आगे कुछ अन्य नदियाँ है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें सिंधु नदी की, तो यह आपकी मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है।
ताप्ती की बात करें तो मुल्ताई से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। सोन नदी आपकी अमरकंटक से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गोदावरी आपके नासिक के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कावेरी नदी आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और यह भी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गंगा नदी की बात करें तो यह आपके उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है और यह आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। चंबल नदी की बात करें तो जानापाव पहाड़ी से निकलती है और यह आपकी नदी यमुना से जाकर मिल जाती है। इसके आगे आपका देखिए चिनाब की बात करें तो बड़ा लाचरदारा से निकलती है और यह आपकी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। झेलम की बात करें तो शेषनाग झील से निकलती है और यह भी आपकी चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर से निकलती है और यह आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इन सभी नदियों को अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। इसके आगे अगर बात करें कि मूल अधिकार का उल्लेख किस में दिया गया है, तो मूल अधिकार आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मूल अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समझ समानता अनुच्छेद 14 में दिया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 17 में दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता आपके अनुच्छेद 19 क में दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपके अनुच्छेद 21 में दिया गया है। बाल श्रम निषेध आपके अनुच्छेद 23 में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। और नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ग्राम पंचायत का गठन आपके अनुच्छेद 40 में दिया गया है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा आपके अनुच्छेद 19A में दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में दिया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में दिया गया है। राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। भारत का प्रधानमंत्री होगा अनुच्छेद 74 में कहा गया है। संसद का गठन आपके 79 में कहा गया है। राज्य और लोकसभा का गठन आपके अनुच्छेद 80 और 81 में कहा गया है। लोकसभा का विघटन आपके अनुच्छेद 85 में दिया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में दिया गया है। और धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में दिया गया है। अनुसूची और जनजातीय क्षेत्र की बात करें तो अनुच्छेद 244 में बताया गया है। वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख दिया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ दिया गया है, तो अनुच्छेद 324 में दिया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की बात करें तो अनुच्छेद 330 में दिया गया है। संघ की राजभाषा की बात करें तो अनुच्छेद 343 में दिया गया है। आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 352 में दिया गया है। और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 356 में दिया गया है। संविधान संशोधन की बात करें तो आपके अनुच्छेद 368 में दिया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। समता का अधिकार आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार आपके अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। शोषण के विरुद्ध आपके अधिकार 23 से 24 तक दिया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपके 25 से 28 तक दिया गया है। संस्कृत और शिक्षा का अधिकार आपके 29 से 30 तक दिया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आपके अनुच्छेद 32 से 35 तक दिया गया है। देखिए, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा आपके प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर के हिसाब से संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वायुमंडलीय दाब की माप किसके द्वारा किया जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगर इसके आगे बात करें कि स्टेथोस्कोप किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो यह आपके हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम की बात करें तो हृदय गति की जांच के लिए। मैनोमीटर की बात करें तो पौधों की जड़ों के दाब के माप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रेन गेज की बात करें तो वर्षा के माप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका रिएक्टर स्केल दे रहा है। रिएक्टर स्केल की बात करें तो भूकंप की तीव्रता के माप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर की बात करें तो दूध की शुद्धता के माप के लिए। सिस्मोग्राफ आपके भूकंप के माप के लिए। आर्डोमीटर की बात करें तो ये आपके पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। टेकोमीटर की बात करें तो विमान की गति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो अकबर के द्वारा कराया गया था।
इसके आगे आपका दे रहा है कुछ गुफाएं और मंदिर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपका दे रहा है कि अजंता की गुफाएं आपके गुप्त शासकों द्वारा बनाया गया था। एलोरा की गुफाएं आपके राष्ट्रकूटों द्वारा। कांचीपुरम का मंदिर आपके पल्लव राजा के द्वारा। खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा। कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब बिन ऐबक के द्वारा। 2.5 दिन का झोपड़ा आपके कुतुब बिन ऐबक के द्वारा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि कोणार्क मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। हौज खास की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। विजय स्तंभ की बात करें तो महाराणा कुंभा के द्वारा। आगरा फोर्ट की बात करें तो अकबर के द्वारा बनाया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा, तो कुल्लू कुतुब शाही के द्वारा। ताजमहल शाहजहां के द्वारा। जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा। मोती मस्जिद शाहजहां के द्वारा। लाल किला आपके शाहजहां के द्वारा। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आपके लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा बनाया गया था। और लॉर्ड वेल्लेस्ली को बंगाल का शेर भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, तो राजघाट नाम है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि का क्या नाम है, तो शांतिवन नाम है। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो विजय घाट नाम है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का शक्ति स्थल नाम है। राजीव गांधी का वीर भूमि नाम है। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो किसान घाट नाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो महाप्रयाण घाट नाम है। मोरारजी देसाई की बात करें तो अभय घाट नाम है। जगजीवन राम की बात करें तो समता स्थल नाम है। गुलजारी लाल नंदा की बात करें तो नारायण घाट नाम है। ज्ञानी जैल सिंह की बात करें तो एकता स्थल इनकी समाधि स्थल का नाम है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है भीमराव अंबेडकर जिनकी समाधि स्थल का चैत्रा भूमि नाम है। कि आर नारायण की बात करें तो उदय भूमि नाम है। शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो इनकी समाधि स्थल का नाम है कर्मभूमि। तो सभी स्थल को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो मंगोलिया में स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो बोत्सवाना में स्थित है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान के तट पर स्थित है। आटाकामा मरुस्थल की बात करें तो उत्तरी चिली में स्थित है, जो कि आपके दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। इसके आगे अगर देखें, अगला आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन DC में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1945 में। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में और इसका मुख्यालय आपके वाशिंगटन DC में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय आपके रोम में है और इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपके जनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1995 के द्वारा किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जनेवा में स्थित है और यह आपका 1948 का बना था। गेट की बात करें तो इसका मुख्यालय जनेवा में स्थित है और यह आपका 1947 ईस्वी में बना है। रेड क्रॉस की बात करें तो इसका मुख्यालय जनेवा में स्थित है, यह आपका 1863 में बना है। सार्क की बात करें तो काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है और यह आपका 1985 में बना है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है इंटरपोल, तो इंटरपोल की बात करें तो यह आपका 1923 का बना है और इसका मुख्यालय आपके पेरिस में स्थित है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो कटक में स्थित है। इसके आगे कुछ अन्य अनुसंधान संस्था दिया गया है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था आपके कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान आपके शिमला में स्थित है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान कानपुर में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीक संस्था कानपुर में स्थित है। वन अनुसंधान संस्था देहरादून में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था आपके राजमुंदरी में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था आपके चेन्नई में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्था आपके रांची में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था आपके गांधीनगर में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था आपके पणजी में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था आपके लखनऊ में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था आपके नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला आपके पुणे में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था आपके नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग आपके कोलकाता में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो ये आपका रुड़की में स्थित है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है
कि आगा का ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके हॉकी से संबंधित है। इसके आगे कुछ ट्रॉफी दिया गया है, उसके बारे में अगर चर्चा कर ले तो फीफा कप का संबंध आपके फुटबॉल से है, रोवर्स कप का संबंध आपके फुटबॉल से है, रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है, डेविस कप का संबंध आपके टेनिस से है, उबेर कप का संबंध आपके बैडमिंटन से है, राइडर कप का संबंध आपके गोल्फ से है, डूरंट कप का संबंध आपके फुटबॉल से है, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, एशिया कप का संबंध आपके क्रिकेट से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है होलकर ट्रॉफी। तो होलकर ट्रॉफी की बात करें तो ये आपके ब्रिज से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में आपका 7 खिलाड़ी होते हैं। अगर बात करें कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट में आपके 11 होते हैं, हॉकी में आपके 11 होते हैं और फुटबॉल में आपके 11 होते हैं। यानी कि क्रिकेट में 11 होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, लाल टेनिस में आपका 1 या 2 होते हैं, बैडमिंटन में आपके 1 या 2 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, वाटर पोलो में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको दे रहा है कि वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा आपके 15 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं और आपके हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध आपके खाद्य उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध आपके मत्स्य उत्पादन से है, पीली क्रांति का संबंध आपके तिलहन उत्पादन से है, रजत क्रांति का संबंध आपके अंडा उत्पादन से है, गोल क्रांति का संबंध आपके आलू उत्पादन से है, श्वेत क्रांति का संबंध आपके दुग्ध उत्पादन से है, भूरी क्रांति का संबंध आपके उर्वरक उत्पादन से है, लाल क्रांति का संबंध आपके मांस उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति का संबंध आपके झींगा उत्पादन से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो फल एवं सब्जी उत्पादन से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है, तो हिरण का होता है। अगला क्वेश्चन है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो हेनरी सीले के द्वारा किया गया है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 4 नंबर कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है इसलिए उसमें खाना जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक, तो जल का क्वथनांक आपका बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है, तो यह आपका न्यूटन का तीसरा नियम है जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसके आगे चलिए, और इसके आगे आपको देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि तांबा यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व है, तो आपका गंधक है। इसके आगे देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है, तो एक अवतल लेंस के भांति बर्ताव करता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कारों, ट्रकों और बसों के ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वे आपके उपधातु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक आपके थियोप्रेस्टस है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो ध्वनि की चाल आपकी सबसे ज़्यादा होती है इस्पात में। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल आपके इस्पात में होती है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाकर खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा, तो स्टूल का कोणीय वेग आपका बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है, तो पलायन वेग। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपको देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई में 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा, तो झूले का आवर्तकाल आपका अपरिवर्तित रहेगा।
अगला क्वेश्चन है कि रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है तो यह किसके वजह से संभव है? तो यह आपके अनुनाद के वजह से संभव है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि यह आपके अनुनाद की वजह से संभव है। अगला क्वेश्चन है कि वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? तो देखिए पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंक दिया जाए तो पिंड क्या होगा? तो पिंड आपके पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय क्या होगा? तो 2% घट जाएगा। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दाब का मात्रक होता है, तो दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। इसके आगे आपका 26 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, तो खाना पकाने का बर्तन आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुआ है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है। क्यूरिक किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा आपका लाल का होता है तरंग दैर्ध्य। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप पर क्या असर पड़ेगा? तो कमरे का ताप आपका बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकेंड होता है। भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो आपके बेंगलुरु में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो 36,000 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो मिट्टी के तेल में आपका ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इंजन को ठंडा रखना इसका कार्य होता है। मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति दूर दृष्टि से पीड़ित है तो उसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस होगा? तो वह आपका उत्तल लेंस होगा। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस होगा? तो वह आपका अवतल लेंस होगा। तारे टिमटिमाते हैं तो अपवर्तन के कारण आपके तारे टिमटिमाते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन आपका एक आवेश रहित कण है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो इसे हम शारीरिकी कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक और सबसे कम आपका लाल का होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है, तो इसे आप अच्छे से नोट करके याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जड़त्व, इसे कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे जड़त्व कहा जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है, इसीलिए वह चिपक जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा केवल संवहन पर कार्य करता है।
मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? तो बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है वह किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं? तो वो आपके बेरी नामक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मांसपेशिया में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के उपस्थित होने से। प्रकाश वर्ष होता है तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो पेडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि पेडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो उसकी छाया अनंत बनती है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया अनंत बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है उसे जिंक कहा जाता है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का इकाई है। इसके आगे आपका 65 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसे तत्व कहा जाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो यह आपका डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं तो उसे आवृत्ति कहा जाता है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक आपका दूरी का इकाई है। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट में और आपका आयोडीन में ऐसा होता है, यानी कि यह आपके अधातु होते हुए भी धातुई चमक पाई जाती है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या स्थिति होगी? तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगा। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, तो यह आपके पृष्ठ तनाव के कारण ऐसे होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की प्रक्रिया कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह क्या कहलाता है? तो वह आपका जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता आपके अरस्तु हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल आपका ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आपके 1971 ईस्वी में लागू किया गया था। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव तरंगे उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वाई है एक, तो वाई क्या है? तो वाई आपका एक मिश्रण होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि वाई क्या है? तो वाई आपका एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है 86 नंबर कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो देखिए परमाणु के नाभिक में आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आपके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है? तो प्रोटॉन होता है और आपका न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम आर्बोरिकल्चर कहते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि इसे हम क्या कहते हैं? तो आर्बोरिकल्चर कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, दूर में आपका उत्तल का प्रयोग किया जाता है और निकट में आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह आपका न्यूटन का तृतीय नियम है और पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। और द्वितीय नियम क्या होता है? तो द्वितीय नियम आपका F बराबर m/a होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवकों का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण संभव है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो यह आपके न्यूटन के कथन है। अगला क्वेश्चन है कि बक्साइड निम्नलिखित में इसके किसका प्रमुख अयस्क है? तो बक्साइड आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। और कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो यह आपका मैग्नीशियम का अयस्क है। इसके आगे आपका देखिए दे रहा है कि गन मेटल किसका अयस्क है? तो गन मेटल आपका तांबा, टिन और जिंक का अयस्क है। लहसुन की जो गंध होती है वह किसकी वजह से आती है? तो सल्फर यौगिक की वजह से आती है। जल में आसानी से घुलनशील है, तो नाइट्रोजन आपका जल में आसानी से घुल जाता है। भारी जल एक प्रकार का है, तो भारी जल एक प्रकार का आपका मंदक होता है। और भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका दे रहा है 100 नंबर क्वेश्चन कि पनीर निम्न का एक उदाहरण है। तो पनीर आपका एक जैल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण होता है। तो यह आपका लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह कौन है? तो वह आपका आयोडीन है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो सीसा आपका अस्थायी तत्व है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका 104 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि आर्गन के साथ मरकरी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो चेचक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि कैडमियम के प्रदूषण से होता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि BCG का टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाव करता है? तो क्षय रोग से बचाव करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल होता है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो पौधे का आपका जो पत्ती वाला भाग होता है यह आपका श्वसन करता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। वृक्षों की आय किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो कर्निया का उपयोग लाया जाता है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। अगर आपसे जोड़ी में बात करेगा तो 23 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो फीमर यानी कि जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। और सबसे छोटी आपकी स्टेपिज हड्डी होती है जो कि कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन का सुई लगाया जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मानव शरीर में पसलियाँ कितनी होती है? तो पसली आपकी 12 जोड़ी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो वो आपकी स्टेपिज हड्डी होती है। मानव में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 हड्डियाँ होती है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है? तो यह आपका इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारी में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल आपका 120 दिन होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान आपके पलीहा को कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण पर के सिद्धांत पर आधारित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है और आज का लास्ट भी क्वेश्चन है
कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा।